हेलो स्टूडेंट्स। अब देखो अपना नेक्स्ट रिवीजन अपन कर रहे हैं चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। देखो सिंपली ऑडिट क्या है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया है, कोई बंदा आकर उसको रीचेक कर रहा है और बता रहा है सर ये सही है गलत है, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ऑडिट। अब जो बंदा ऐसा करता है वो कौन है, ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होगा, ओनली सीए इन प्रैक्टिस। ठीक है, तीन डेटा है जिसका फॉर्मूला सेम है। मतलब कौन सी कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, कौन सी कंपनी ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कौन सी कंपनी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एनआरसी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ऑल थ्री का फॉर्मूला सेम है। एवरी लिस्टेड कंपनी, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ और मोर, या फिर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितनी होनी चाहिए, एक्सीडिंग 50 करोड़। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करने वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनी के साथ तो कोई डेटा होता नहीं। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, एनआरसी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, पर अपनी मेन पार्टी कौन है, ऑडिट कमेटी। अब जो ऑडिट कमेटी होती है उसके कंपोजिशन में 3 और मोर डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसमें होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। मतलब देखो ऑडिटर का नेम का रिकमेंडेशन अगर कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है तो वही देती, और ऑडिट कमेटी में कहते हैं इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी में, चेयरपर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑडिट कमेटी में चलेगी किसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तभी तो अनबायस्ड अप्रोच आएगी। 139 अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। देखो ये सेक्शन पार्शियली काम का है, मतलब तकरीबन 65 to 70% काम का, बाकी फालतू है, जिसमें पहला फालतू प्रोसेस ही है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर के नेम का रिकमेंडेशन देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, खुद ऑडिट कमेटी। और अगर कंपनी के पास ऑडिट कमेटी नहीं होती तो फिर ये काम कौन करेगा, बीओडी। तो प्रोसीजर देखो क्या है, ऑडिट कमेटी बीओडी को ऑडिटर के नेम का रिकमेंडेशन करती है, कंपनी के बिजनेस साइज को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिटर्न कंसेंट लेकर, उसके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। तो बीओडी के पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, बीओडी को लगता है ऑडिट कमेटी ने बिल्कुल सही नाम बताया, बीओडी सीधा एजीएम में उस नेम को फॉरवर्ड कर देगा, क्योंकि ऑडिटर अपॉइंट तो एजीएम में होना है। बीओडी को लगता है ये कि नालायक हमारी कंपनी की ऑडिट करेगा, तो बीओडी कहते हैं इसमें उस नेम को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वाला एंगल ध्यान रखना है, ऑडिट कमेटी बीओडी का ही पार्ट है, तो बिगर कौन है, बीओडी। तो बीओडी ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो मैटर कहते हैं इसमें किसको भेज देंगे वापस, ऑडिट कमेटी को। सर ये नाम नहीं चलेगा, फिर ऑडिट कमेटी अपनी ओरिजिनल कहते हैं इसमें रिकमेंडेशन को विड्रॉ करके नया नाम दे देगी। बीओडी एग्री है तो एजीएम उस नाम को फॉरवर्ड कर देगा, और बीओडी एग्री नहीं है तो अपने साइड से नाम कहां पे दे देगा, एजीएम में। तो बीओडी रेफर बैक कर रहा है, इसका मतलब वो रिजेक्ट कर रहा है ओरिजिनल रिकमेंडेशन को। कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखना। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की। देखो दो ऑडिटर है, एक फर्स्ट ऑडिटर है और एक कहते हैं इसमें सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑडिटर है। फर्स्ट ऑडिटर अलग कॉन्सेप्ट है। आप लोग क्या है, ऑडिटर का टर्म क्या होगा, सीधा एक ही आंसर बोलते हैं 5 इयर्स। अरे पहले चेक तो करो ऑडिटर कौन सा है। तो फर्स्ट ऑडिटर कहते हैं इसमें कौन अपॉइंट करेगी और कब तक अपॉइंट करेगा। तो इसमें गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी दो डेटा है, दोनों डेटा आपको कहते हैं इसमें साइमल्टेनियसली लेकर चलना, एग्जाम अटकोगे नहीं। तो गवर्नमेंट कंपनी में फॉर्मूला है 60-30-60। ठीक है, अब ये 60-30-60 क्या है, गवर्नमेंट कंपनी आते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए, कैग। भाई गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज, बात एक ही है। तो वहां पर कैग अपॉइंट करता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से विद इन 60 डेज में, कैग 60 डेज। कैग नहीं कर पाया मान लो तो कौन करेगा, बीओडी, नेक्स्ट 30 डेज। बीओडी भी नहीं कर पाया तो बीओडी मेंबर को बताएगा, और मेंबर कहते हैं इसमें ईजीएम बुलाकर विद इन 60 डेज में कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे।
60 30 60। एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट ऑडिटर का, इसका हिंट क्या मिलेगा? तो आप चेक करना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करके टारगेट कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट ऑडिटर की। 60 30 60। नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती तो कैग को बाय बाय कर दो, तो आप कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। बीओडी नहीं कर पाया तो मेंबर को बता देगा, मेंबर विद इन 90 डेज में अपॉइंट कर देंगे ईजीए बुला के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका टेन्योर कितना है? तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कंपनी गवर्नमेंट है चाहे नॉन गवर्नमेंट, टेन्योर दोनों केस में कहते हैं इसमें कितना है? फर्स्ट एजीएम तक। फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम तक मोर्चा संभालता है। एक कूलिंग पीरियड आएगा आगे, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद उसे हम 5 इयर्स का ब्रेक देते हैं, जिस समय वो ऑडिटर वाला काम नहीं करेगा, वो फर्स्ट ऑडिटर पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑडिटर को आप सेकंड ऑडिटर बना सकते हो, कोई कूलिंग पीरियड नहीं लगेगा। उसकी वजह क्या है? देखो, 1 साल काम दोगे फर्स्ट ऑडिटर को मैक्स, और 5 साल बेरोजगारी दोगे तो कोई फर्स्ट ऑडिटर बनेगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। कैजुअल वैकेंसी फिल करने वाले ऑडिटर पर भी कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑडिटर को आप क्या कर सकते हो? सेकंड ऑडिटर के बिहाफ पर अपॉइंट कर सकते हो। अगला लेते हैं सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देखो, गवर्नमेंट कंपनी का डेटा अलग है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का डेटा अलग है। गवर्नमेंट कंपनी में क्या अपॉइंट करेगी तो आपको समझ में आ गया होगा, पर कब तक करेगी ये भी डेटा है। विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये मोर्चा कब तक संभालेगा? नेक्स्ट एजीएम तक। इससे ज्यादा इसका टेन्योर कहते हैं इसमें नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी के सेकंड ऑडिटर का, हम सेकंड ऑडिटर को बेस बना रहे हैं। नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती तो अब अपने पास देखो दो कनेक्शन है, एक इंडिविजुअल ऑडिटर भी है और एक ऑडिट फॉर्म भी है। तो सबसे पहला इसको अपॉइंट कौन करेगी? कंपनियां मेंबर्स इन फर्स्ट एजीएम। सेकंड ऑडिटर को बेस बना रहे हैं, ध्यान रख लेना, क्योंकि मॉड्यूल में जो एग्जांपल दे रखे हैं वो फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम ऐसे करके दे रखे हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड ऑडिटर कहते हैं इसमें फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा। पहला बेसिक तो ये है, फर्क नहीं पड़ेगा इंडिविजुअल या ऑडिट फॉर्म। कितने ओआर लगेंगे? देखो, इसको एक टर्म देंगे तो एक ओआर, उसको 2 टर्म देनी है तो कितने ओआर? 2 लगेंगे, ठीक है? टेन्योर या टर्म, 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स डॉट है, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है? ऑडिट फॉर्म होती तो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ईच, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 10 कहते हैं इसमें लेके जाएंगे। सीधा 10 इयर्स के लिए ऑडिट फॉर्म को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, 2 ओआर लगेंगे, ठीक है? अब एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया, तो फर्स्ट एजीएम तक तो किसका टेन्योर था? फर्स्ट ऑडिटर तक, तो उसको तो काउंट ही मत करो। तो फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम तक, इसका फर्स्ट एजीएम से सिक्स्थ एजीएम, 6 से 11, ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म। तो ऑडिट फॉर्म को 2 टर्म दे सकते हैं 5 इयर्स की, पर इंडिविजुअल ऑडिटर को 1 टर्म, उसके बाद 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड आ जाएगा। अब आखिर ये टर्म का फॉर्मूला एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? तो सबसे पहला देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी, ये तो बली का बकरा है। पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है। चलो मान लो आप इस पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे, पर आपने जो पब्लिक बोरोइंग लिए बैंकों से या पब्लिक डिपॉजिट लिए वो 50 करोड़ और मोर हो जाए, तो आपको टेन्योर ध्यान में रखते हुए ऑडिटर अपॉइंट करना है। पर इससे मेन काम का है नॉन एप्लीकेबिलिटी। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी कहते हैं इसमें 5 साल की जगह 2 साल 10 साल कितने भी साल के लिए अपॉइंट कर सकती है, उनको वो 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऐसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो नेट देखो टर्म किस पे एप्लीकेबल नहीं है? ओपीसी स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी वाला ऑडिटर तो बस अगली एजीएम तक काम करता है, ठीक है? कूलिंग पीरियड, जब ऑडिटर की ये वाली टर्म कहते हैं इसमें क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, एक्सपायर हो गई, तो इसके बाद ऑडिटर को अपन 5 इयर्स का ब्रेक देंगे।
अब केयरफुली समझना जो समझाने जा रहा हूं। 5 इयर्स बिल्कुल सिंपल है। अब उसे उसी कंपनी में ऑडिटर के बिहाफ पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये खतरनाक काम की चीज है। उसी कंपनी में ऑडिटर के बिहाफ पे अपॉइंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर उसको इंटरनल ऑडिटर के बिहाफ पे अपॉइंट करे कोई दिक्कत नहीं, उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी में अपॉइंट करे कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कंपनी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि दूसरी कंपनी में तो आप ऐसे तुक्का मारोगे सही लगेगा। उसी कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, बस इतना सा ध्यान रखो। और कितने सालों तक नहीं? 5 इयर्स तक। रूल ऑफ कॉमन पार्टनर, एक बंदा दो फर्म में पार्टनर है, ठीक है। तो अब जो कूलिंग पीरियड है वो दोनों फर्म पर जाकर लग जाएगा, ये दो या दो से ज्यादा जितनी भी फर्म है, समझो। एक्स लिमिटेड कहते हैं इसमें मैसर्स एबीसी एंड कंपनी को सेकंड ऑडिटर बना रही है, कौन सी एजीएम में? फर्स्ट ईयर 2011 में, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 2011 से 16, सेकेंड टर्म क्या होगी? 16 से 21, फिर कूलिंग पीरियड कितना हो गया? 5 इयर्स। तो इस ड्यूरेशन में एक्स लिमिटेड को आप ऑडिटर नहीं बना सकते। एक्स लिमिटेड में पार्टनर है ए बी सी, एक और फॉर्म है सीडीएन कंपनी जिसमें पार्टनर है सीडीई। अब सी दोनों फॉर्म में क्या हो गया? कॉमन पार्टनर। तो कूलिंग पीरियड वैसे तो किसके लिए था कहते हैं इसमें? इस मैसर्स एबीसी एंड कंपनी के लिए, ठीक है। पर वो कूलिंग पीरियड इस कॉमन पार्टनर की वजह से साथ में और किस पे लग जाएगा? इस मैसर्स सीडीएन कंपनी के ऊपर भी। तो आप इसको ऐसे समझो, इसे सी को है कोरोना, अब ये जितनी फॉर्म में जाएगा उन सबको है रोना, उनके ऊपर कहते हैं वो कूलिंग पीरियड क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय कंपनी, पहले तो ऑडिटर को बताएगी, दूसरा आरओसी को। वैसे तो आरओसी का तुक्के वाला टाइम कहते हैं इसमें 30 डेज है, पर यहाँ 30 डेज नहीं देना, यहाँ पर उसका आधा टाइम है 15 डेज। फॉर्म एडीटी 1। सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर, सर्टिफिकेट बाय ऑडिटर में ऑडिटर कह रहा है सर चिंता मत करो, मैं क्वालिफाइड हूँ इस अपॉइंटमेंट के लिए, एलिजिबल हूँ, डिसक्वालिफाइड नहीं हूँ कंपनीज एक्ट और सी एक्ट, वो सेक्शन 141 और सी एक्ट सीओपी वाला कॉन्सेप्ट। अपॉइंटमेंट मेरी प्रेस्क्राइब टर्म में हुई है, वो इंडिविजुअल ऑडिटर को एक टर्म दी, ऑडिट फर्म को कहते हैं इसमें वो 5 इयर्स की 2 टर्म। प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं इसमें लिमिट में हुई है, सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट, मैक्सिमम 20 ऑडिट एट द सेम टाइम, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने अपने रिगार्डिंग कहते हैं इसमें ट्रू एंड करेक्ट डिस्क्लोजर दिया है पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, मतलब मेरे अगेंस्ट में कोई कहते हैं इसमें प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट के केस चल रहे हैं तो मैंने उसके सारा सही डिस्क्लोजर दिया है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, देखो ये पॉइंट थोड़ा सा डिटेल में कहते हैं इसमें आ गया, पहले इतना डिटेल नहीं होती थी, मतलब ये भी एक तरह से कह सकते हो इंटरनल चेंज है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का सिंपल मीनिंग क्या है? ऑडिटर को चेंज करते रहो, रोटेट करते रहो, एक ही बंदे से ऑडिट कहते हैं हमेशा मत करो। तो सबसे पहला रोटेशन कब करना है? मेंबर्स के रिजोल्यूशन पे। अब इन केस ऑफ ऑडिट फॉर्म, ऑडिट फॉर्म में बहुत सारे सीए पार्टनर है, तो आप कहते हैं एक साल मान लो एक ऑडिटर को कहते हैं अपॉइंट कर देते हो, दूसरे साल दूसरे ऑडिटर को भेज देते हो, मतलब आपने काम ऑडिट फॉर्म को दिया है, पर हर साल एक ही सीए आकर कहते हैं ऑडिट नहीं करेगा, डिफरेंट सीए ऑडिट करेंगे, तो देखो ऑडिटर रोटेट हो रहे हैं। अदर केसेस है तो ऑडिट कहते हैं इसमें आप मोर देन 1 ऑडिटर से करवा लो, मतलब एक ही ऑडिट दो दो बंदे कर रहे हैं, तो रोटेशन हो रहा है ना अपने आप ही। प्रोसीजर क्या है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको ऑडिट कमेटी बीओडी समझा दी है, फिर वही ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ नेम दे दिए कि सर देखो ये आपका जो इंक्यूमेंट ऑडिटर है, करंट ऑडिटर है, जब इसकी टर्म खत्म होगी इसके प्लेस पर आप इसको क्या कर दो? अपॉइंट कर दो। बीओडी के पास दो ही ऑप्शन, एग्री है तो नाम एजीएम में फॉरवर्ड कर दो, एग्री नहीं है तो यहाँ पर एक स्टेप कम है, बीओडी अपने साइड से नाम कहां पर भेज देगा? एजीएम। मतलब इस वाले पॉइंट में इन्होंने ये नहीं बताया वापस मैटर में ऑडिट कमेटी को भेजना है। दूसरा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर अपॉइंटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 13 आने से पहले अगर किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया गया था तो उसे कंपनीज एक्ट 13 में और कितने टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, देखो सिंपल आपने एक्सटेंशन दिया है 3 इयर्स का, इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, पर 3 इयर्स के बाद भी अगर उसकी कंपनीज एक्ट 13 वाले वो 5 साल या 10 साल का कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा तो वो 3 इयर्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। पॉइंट क्या समझा रहा हूं, सुनो केयरफुली।
ऑडिटर को जो टेन्योर दिया गया था, अब वो टेन्योर चल रहा है, इतने में कंपनीज एक्ट 13 आ गया, तो उसे और कितना टेन्योर दे सकते हैं? तो नॉर्मल आंसर है 3 इयर्स, पर 3 इयर्स जोड़ने के बाद भी अगर उसकी मिनिमम टर्म नहीं बन रही तो 3 इयर्स बढ़ने लग जाएंगे। तो जैसे ओरिजिनल पीरियड इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए ले रहे हैं, ओरिजिनल पीरियड आपने 5 इयर्स दिया था उसको, जिस समय कंपनीज एक्ट कहते हैं इसमें 1956 तक, तो 13 आया 1 अप्रैल 14 को, भाई कंपनीज एक्ट 13 1 अप्रैल 14 से एप्लीकेबल मान रहे हैं, तो उस दिन आपके 5 इयर्स तक का ही काम कहते हैं इसमें हुआ है, 3 साल और दे दो, तो ऐसे बढ़ा दो, तो जितनी टर्म थी उसमें वैसे तो कितना बढ़ाना है 3 इयर्स, पर अब अगर आपने 1 साल लिखे थे इसमें पूरा किया है और इसमें +3 करते तो बार तो 4 इयर्स हो जाता है, और इंडिविजुअल को हमें 5 इयर्स तो देनी है कंपनीज एक्ट 13 में, तो ये बढ़ के कितना हो गया 1 + 4 5 इयर्स। तो जो इसका ओरिजिनल पीरियड था उसमें 3 इयर्स ऐड करना है, पर सब्जेक्ट टू इज मिनिमम टर्म अंडर कंपनीज एक्ट 13। अब सिमिलरली ऑडिट फॉर्म को 10 इयर्स दे सकते हैं, तो पहले तो 333 बढ़ाओ जब तक बार 10 बन रहा है, पर अगर कहते हैं इसमें 3 बढ़ाने से 10 नहीं बनेंगे, तो देखो 3 बढ़ने चालू होंगे, जैसे आपने 6 इयर्स के लिए अपॉइंट किया, 6 इयर्स ही कंप्लीट हुए थे कंपनीज एक्ट 13 आने पे, +4 5 किया 5 ऐसे बढ़ा दो। ये एंगल वैसे तो देखो लास्ट ईयर खत्म हो चुका है 2023 में, तो शायद नहीं दे क्वेश्चन, पर दे दे तो भी ध्यान रखो। मैनर फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ सेम नेटवर्क और कॉमन पार्टनर। कॉमन पार्टनर हमने समझाया, तो उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक फर्म है मैसर्स एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, उसमें 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनको ऑडिटर बनाया गया है एक्स लिमिटेड का, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, ये कूलिंग पीरियड हो गया, ठीक है। ईयर 2024 में सी रिटायर हो गया इस फर्म से, इससे इसने क्या किए थे, एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई या वेरीफाई किए, सी ने दूसरी ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर लिया, अब ये कूलिंग पीरियड सी की वजह से इस दूसरी ऑडिट फर्म पे भी लग जाएगा, तो अब ये वाली ऑडिट फर्म भी इस वाले कूलिंग पीरियड के ड्यूरेशन में क्या नहीं हो सकती, एक्स लिमिटेड की ऑडिटर नहीं बन सकती, ऑडिटर रोटेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर, कैजुअल का मतलब सडन, ऑडिटर की डेथ हो गई, उसने रिजाइन कर दिया, तो गवर्नमेंट कंपनी में तो कौन फिल करेगा, कैग विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी, कैग ने नहीं किया तो बीओडी करेगा नेक्स्ट 30 डेज में, और ये मोर्चा कब तक संभालेगा, नेक्स्ट एजीएम तक। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बीओडी फिल करेगा 30 डेज में। अगर कैजुअल वैकेंसी क्या कहते हैं इसमें रीजन क्या है, ऑडिटर का रेजिग्नेशन, तो बीओडी फिल करेगा तो सही है, पर साथ में मेंबर्स की भी अप्रूवल लगेगी विद इन 3 मंथ्स में, और ये भी मोर्चा कब तक संभालेगा, नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी फिल करने में एक ट्विस्ट ध्यान रखो, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर मान लो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होता है, तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा, मतलब मेंबर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ये केवल और केवल मेंबर्स की अप्रूवल नॉन गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के रेजिग्नेशन के लिए बना है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, देखो रीअपॉइंटमेंट का मतलब क्या लेना है, रेटिफिकेशन, ठीक है। तो जो ऑडिटर को हमने प्रेस्क्राइब टर्म दी, लाइक इंडिविजुअल ऑडिटर को 5 इयर्स, वन टर्म ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। अब वो 5 इयर्स मान लो 2000 कहते हैं 21 से 2026 है, तो 2021 इसमें तो अपॉइंट हुआ, 2022 23 24 और 25 26 तक तो फिर वो काम ही खत्म कर देगा अपना। हर साल उसकी अपॉइंटमेंट को आप मेंबर से अप्रूव कराओ, मतलब ऑडिटर को हमने नाम से तो 5 इयर्स की टर्म दी है, पर पहले साल भी अप्रूवल से अपॉइंट हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऑल 5 इयर्स मेंबर्स की अप्रूवल लगेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिफिकेशन।
और इस रेटिफिकेशन का नाम क्या दिया है, रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अगर ऑडिटर को आपको कहते हैं इसमें इन 500 साल कंटिन्यू करते रहना है तो कुछ ध्यान रखना है। वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, नॉट डिस्क्वालीफाई, उसने कहते हैं इसमें कंपनी को नहीं कहा कि सर मन भर गया नहीं अपॉइंट होना, ऐसा नहीं कहा, और उसके अगेंस्ट में एसआर भी पास नहीं हुआ है कि सर इसको रीअपॉइंट नहीं करना, तो फिर आप इसको रीअपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कहते हैं एजीएम में ये रीअपॉइंटमेंट नहीं हुई तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब एजीएम ने मना नहीं किया तो मतलब हाँ हो जाएगी। ठीक है, तो रीअपॉइंटमेंट रेटिफिकेशन के लिए आ रहा है। ये आपका मोटा सेक्शन 139 खत्म। अब लेते हैं 140। देखो 139, 140, 141 ये तीनों तो सबसे मेन बेस है। इस बार कॉस्ट ऑडिट थोड़ी और खिला पिला के बड़ी कर दी तो वो भी एग्जाम के लिए अच्छा काम का हो सकता है। रिमूवल, रेजिग्नेशन, एक्सेट्रा ऑफ ऑडिटर। पहला हम कनेक्शन ले रहे हैं किसका, रिमूवल का। 3 स्टेप है, स्टेप 1 2 3, इनकी सीक्वेंस सही रहनी। अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो पहले बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करो। बीआर पास होने के विदिन कहते हैं इसमें 30 डेज में आप फॉर्म एडीटी 2 में किसको अप्लाई करो, सीजी। सीजी ने अपनी पावर किसको दे दी, आरडी, पर स्टिल सीजी पे जाना। पहले बीआर पास होगा फिर सीजी को अपन कहते हैं अप्रूवल के लिए हाँ करेंगे, सर इस ऑडिटर को बाहर फेंक रहे, फेंक दे क्या, सीजी ने कह दिया फेंक दो। उसके बाद क्या पास करो, एसआर विदिन 60 डेज फ्रॉम अप्रूवल ऑफ सीजी। सीक्वेंस, पहले बीआर देन अप्रूवल ऑफ सीजी देन कहते हैं इसमें एसआर। ऑडिटर के अगेंस्ट में इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है तो पहले उसे सुनो तो सही वो क्या कहना चाहता है। तो ऑडी, ऑल्टरम, पार्टम, लिसन द अदर पार्टी। ऑडिटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है। रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, भाई किसी को जबरदस्ती थोड़ी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, वैसे तो इस पे आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर उसकी वैकेंसी फिल करने पर आता है, पर कोई बात नहीं। तो उसको रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन, अदर मटेरियल फैक्ट्स, इसका एक स्टेटमेंट बनाना है और ये स्टेटमेंट फॉर्म एडीटी 3 विद इन 30 डेज में फाइल करना है। किसको, गवर्नमेंट कंपनी में कैग का कनेक्शन अलग है, नहीं तो रेजिग्नेशन वाला स्टेटमेंट किसको देना है, कंपनी है ना आरओसी को। अगर उसने स्टेटमेंट नहीं दिया तो फाइन लगेगा 50,000 और रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर व्हिचएवर इज लेस। एडिशनल फाइन और लगेगा 500 पर डे जब तक ये डिफॉल्ट चल रही है, पर मैक्स 2 लाख। तो मतलब रिजाइन करो, बताओ तो सही। ऑडिटर का रेजिग्नेशन अगर वो एलिगेशन लगाकर रिजाइन कर जाता है ना, सर कंपनी में ये गड़बड़ है, तो कंपनी का शेयर कई टाइम तक टूटता ही रहता है, कई हजार करोड़ कंपनी के साथ हो सकते हैं। बड़ी डेंजरस चीज है ये। आपका मई 23 में क्वेश्चन भी कहते हैं इसमें जनरेट करके दे चुका है। ठीक है, समस्या देखो कहते हैं इसमें सिंपली क्या है, आप लॉ पढ़ा रहे हो, एक सेक्शन अगर दूसरे सेक्शन से को रिलेट होता है तो दोनों को साथ में रखकर पढ़ाना पड़ेगा, बहुत कम टीचर ये करते हैं। 140 क्लॉज 4, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर से डिफरेंट को अपॉइंट करना है। अब यह रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जो ऑडिटर को हम 5 इयर्स की एक टर्म देते हैं उसमें हर साल उसको कहते हैं इसमें क्या किया जाता है, रीअपॉइंट। तो मतलब आपने उसको मान लो 11 में अपॉइंट किया तो 11 से काम 16 तक चलना है उसका, पर 11 में अपॉइंट करने के टाइम पर आपने अप्रूवल ली शेयर होल्डर की, अब 12 में फिर अप्रूवल लो, क्योंकि माना ही जाता है कि 11 के बाद वो 12 को क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, फिर से उसे रीअपॉइंट कर लो, फिर 13, 14, 15 ऐसे चलता रहता है। तो ऑडिटर को जो टर्म दी गई थी अभी वो टर्म क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई है। कंपनी चाहती है हम तो इसी ऑडिटर को क्या करेंगे, कंटिन्यू, पर सेक्शन 115 वाले मेंबर्स कहते हैं ना, नालायक है, इसके प्लेस पे दूसरे को अपॉइंट करो। तो अब देखो हेडिंग क्या बनी, अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो ये तो रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब है जिसकी अभी टर्म खत्म नहीं हुई। प्रोसीजर क्या है, कंपनी मेंबर्स को 21 डेज का नोटिस भेजती है एजीएम का, उसमें बताती है सर हम तो इसी ऑडिटर को रीअपॉइंट करेंगे जो रिटायर हो रहा है। कुछ मेंबर जो सेक्शन 115 वाले वो कंपनी को स्पेशल नोटिस देते हैं 14 डेज का बिफोर एजीएम, जो मैक्स 3 मंथ्स हो सकता है।
और वो कहते हैं इसमें कह रहे हैं कि सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब मेंबर्स अपना रेजोल्यूशन कंपनी को सबमिट करा रहे हैं कि सर ये नालायक नहीं किसी और को, ठीक है। अब 115 में कितने मेंबर्स हैं जिनके पास मिनिमम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल। सेक्शन 115 कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, रूल 23 कह रहा है नॉट लेस देन 5 लाख। एक डेटा मिनिमम करके तो दूसरा मैक्सिमम करके कैसे हो सकता है? तो आप सेक्शन 115 की जगह रूल 23 ध्यान रखो, मतलब जिन मेंबर्स के पास 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है या फिर पेड अप शेयर है 5 लाख के कम से कम, वो जाकर कंपनी को एजीएम से एटलीस्ट 14 डेज बिफोर कह रहे हैं सर आप जो इस रिटायरिंग को नहीं अपॉइंट करना चाहते हो, नहीं, इसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट करो। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस ऑडिटर को कहेगी सर आपका बैंड बाजा बारात बजने का प्रोग्राम आ गया है, आपको कुछ कहना है तो रिप्रेजेंटेशन दे दो। ऑडिटर कहता है सर बहुत कुछ कहना है। अब ऑडिटर ने जो रिप्रेजेंटेशन दी, अगर वो विद इन प्रेस्क्राइब टाइम दी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर एजीएम, तो कंपनी इसको कहते हैं इसमें अपने मेंबर्स को भी भेज देगी। और अगर ऑडिटर ने विद इन प्रेस्क्राइब टाइम नहीं दी तो कंपनी से आरओसी को फाइल करेगी और एजीएम में कहते हैं इसमें रीड आउट कर देगी, मतलब ऑडिटर को जो भी कहना है। कब इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर को हमने अपना पक्ष रखने के लिए रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दिया, पर ऑडिटर सोचता है नालायक मेरे को बाहर निकाल रहे हैं, खुन्नस निकालने के लिए ये इस रिप्रेजेंटेशन में उल्टे सीधे कंपनी पे आरोप लगाता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन को हमें एजीएम में रीड आउट करना है। अब एजीएम में रीड आउट होगी तो एजीएम के मिनट्स का पार्ट बनेगी, जिंदगी भर कंपनी की बदनामी होगी। तो कंपनी जाती है ट्रिब्यूनल के पास और उससे कहती है सर ऑडिटर अपने राइट का मिसयूज कर रहा है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को रीड ना करने दो। तो कंपनी कहेगी चल, ट्रिब्यूनल कहेगी चल ठीक है, इसको रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग ऑफ क्लियर डेज, जो डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग इसको काउंट नहीं करना। रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल व्हेन ही एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कोलिडेड इन फ्रॉड। देखो ऑडिटर गड़बड़ कर रहा है या डायरेक्टर्स को उकसा रहा है आप फ्रॉड करो, मैं हूं ना, मतलब डायरेक्टर्स को कह रहा है 100 करोड़ के प्रॉफिट दिखा रहे हो, 1000 करोड़ दिखाओ और आईपीओ ले आओ, मैं उसका प्रूव कर दूंगा। तो कब करेंगे? या तो ट्रिब्यूनल की खुद की मर्जी हो, शो मोटो, या ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिए कौन, सीजी या अदर कंसर्निंग पर्सन, इवन एक सिंगल मेंबर भी दे सकता है। आप देखो क्रोनोलॉजी समझो क्या होगी। हमने 140 क्लॉज 1 के अंदर क्या किया, ऑडिटर को रिमूव किया पर एसआर लगा था। 140 क्लॉज 2 एंड 3 में वो 1% या 5 लाख वाले मेंबर्स कहते हैं वो अप्लाई कर रहे थे, तब जाके वो चेंज हो रहा है। सपोज करो हमारे पास तो एक ही शेयर है, तो ना तो हम 141 में किसी काम के, ना ही कहते हैं इसमें 140 क्लॉज 4 में किसी काम के। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, किसके पास पहुंच जाओ, ट्रिब्यूनल के पास। एक मेंबर भी जाकर ट्रिब्यूनल को कह सकता है सर देखो ऑडिटर ना लाएगा, तो ट्रिब्यूनल को भी लगता है कि ऑडिटर ने ऐसा कुछ किया है, तो फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कंपनी को, सर इसको बाहर फेंको, इसके प्लेस पे नया लाओ। ऑर्डर कब तक देना है? अगर सीजी ने एप्लीकेशन दी है तो 15 डेज में दे देंगे, और कोई सिचुएशन है तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। जिस ऑडिटर को इस तरीके से रिमूव किया गया उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, अब उसे कहते हैं इसमें 5 इयर्स तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता, और लायबिलिटी 447 फ्रॉड का इनाम भी इसको मिलेगा। तो मतलब ट्रिब्यूनल भी अपने साइड से ऑडिटर को क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है। 141 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। सबसे पहला देखो एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस क्या है। सीए इन प्रैक्टिस, वही ऑडिट करेगा, दिमाग में फीड रखो। तो हु इज क्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? ओनली सीए इन प्रैक्टिस, जो सीए विद इन द मीनिंग ऑफ सीए एक्ट है, मतलब उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। अगर ऑडिट फॉर्म में, जिसमें हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, एलएलपी को भी, तो उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया। आप बिग 4 को भी अपॉइंट कर दो ना, तो बिग 4 नालायकों ने अपनी एलएलपीज बना ली, और एलएलपी में फिर मेजॉरिटी पार्टनर क्या हो जाता है, प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया हो जाता है। हु इज एलिजिबल टू एक्ट ऑडिट या कंडक्ट ऑडिट कह दो, एंड साइन ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑडिट फॉर्म, एनी सीए पार्टनर।
एक्स लिमिटेड ने मैसर्स एबीसी एंड कंपनी का ऑडिट फॉर्म बनाया, इसमें सीए पार्टनर एबीसी है, ठीक है। अब कहते हैं इसमें ए ने ऑडिट की, पर साइन करने से पहले ये फॉरेन चला गया 6 मंथ्स के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट और कुछ भी मान लो, तो जब तक ये नहीं आएगा क्या हम वेट करेंगे? नहीं। एनी सीए पार्टनर, तो आप बी सी से भी क्या करवा सकते हो, साइन करवा सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ये थोड़ा केयरफुली समझना पॉइंट क्या है। 141 क्लॉज 3 कह रहा है अगर कोई सीए डिस्क्वालिफिकेशंस में आ रहा है 141 क्लॉज 3 तब तो वो सीए ऑडिटर के बिहाफ पे अपॉइंट ही नहीं होगा। 141 क्लॉज 4 क्या कह रहा है, शुरुआत में तो डिस्क्वालिफिकेशंस में नहीं आ रहा था, मतलब सही था, आपने ऑडिटर बना दिया, टेन्योर खत्म होने से पहले वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया तो उसका ऑफिस खाली हो जाएगा। तो जो शुरू से ही था वो तो अपॉइंट ही नहीं होगा, और अपॉइंट होने के बाद और टेन्योर खत्म होने के पहले तो उसका ऑफिस खाली हो जाएगा। अब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, ये पर्सन क्या नहीं हो सकते, ऑडिटर के बिहाफ पे अपॉइंट नहीं हो सकते। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल पर्सन ऑडिट कैसे करेगा, पर हमने इसमें छूट दी है किसको, एलएलपी को, तो एलएलपी ऑडिट कर सकती है। सेकंड, कंपनी के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, बायस्ड है, ये तो कंपनी के गुण गाएंगे। कोई और पर्सन, ये काम का है, ये भी काम कर रहा है, कोई और पर्सन जो पार्टनर या एम्प्लॉय है किसका, ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी का, तो ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को हमने बी पॉइंट में उड़ा दिए, कोई और पर्सन इसको हम किस में उड़ा रहे हैं, सी पॉइंट में। ये और पर्सन कौन है, सीए। तो अगर कोई सीए कंपनी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज का कहते हैं इसमें पार्टनर है या एम्प्लॉय है, अगर शुरुआत से ही था तब तो कहते हैं इसमें वो क्या नहीं होगा, अपॉइंट ही नहीं होगा, और अगर कहते हैं इसमें अपॉइंट होने के बाद कहते हैं इसमें वो उनका ऑफिसर या एम्प्लॉय बन गया तो डीम्ड वैकेशन ऑफ ऑफिस हो जाएगा। देखो अगला पॉइंट जो है उसमें रिलेटिव का कनेक्शन जुड़ेगा, ठीक है। हु हिमसेल्फ और इस पार्टनर और रिलेटिव, तो आपको पहले क्लियर करना है आखिर रिलेटिव में कौन कौन आता है। एक बहुत आसान एग्जांपल है, सबसे पहला देखो, कब दो या दो से ज्यादा बंदों को आपस में एक दूसरे से रिलेटेड माना जाता है, जब वो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर कहते हैं इसमें वो हस्बैंड एंड वाइफ है। तीसरा कनेक्शन क्या है, मिस्टर ए एक विडोवर है, वाइफ मर गई, मिस्टर बी इसका सन है, ठीक है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप क्या है, फादर एंड सन, ठीक। फादर एंड सन है तो ऑब्वियसली बात है मदर एंड सन भी आएगा। तो सबसे पहला तो कहते हैं इसमें सन काउंट हो जाएगा, फादर मदर दोनों। मिस सी एक विडो है और मिस डी इसकी डॉटर है, तो फादर मदर एंड डॉटर। अब इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, तो स्टेप मदर आएगी, स्टेप फादर भी आएगा, स्टेप सन आएगा, पर स्टेप डॉटर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। ब्रदर सिस्टर आएंगे, स्टेप ब्रदर सिस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि देखो अब इस शादी का रिजल्ट क्या हुआ, ये इसकी स्टेप मदर है, ये इसका स्टेप सन है, ठीक है, ये इसका स्टेप फादर पर स्टेप डॉटर नहीं लेनी, ठीक है, ये आपस में स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स है। फ्यूचर में बी ने शादी कर ली ई से, सन्स वाइफ, डी कहती है मैं भी शादी करूंगी, डॉटर्स हस्बैंड,
ये सब के सब कहते हैं इसमें आपस में रिलेटिव है। देखो एक बार एग्जांपल, वर्डिंग मैंने सारी लिख दी। चलो आगे बढ़ते हैं। Who himself और his partner और relative तीनों साथ में लेके चलना है। Holds any security or interest in company, उसकी holding subsidiary, associate company या another subsidiary company of its holding company, भाई भाई, तो आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। रिलेटिव को छूट दिए, वो 1 लाख फेस वैल्यू तक के शेयर होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीए खुद तो 1 रुपए का भी शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए कंपनी में। ये तो एग्जांपल है क्लास वर्क के लिए। सिचुएशन 2 नहीं, ये तो एग्जांपल है, कहां गया, हाँ। Who himself or his partner or relative indebted to company, indebted का मतलब debtor, HSA या another subsidiary company of holding company in excess of 5 lakh, 5 लाख तक का डेटर होता चलता, उसके ऊपर अलाउड नहीं है। खुद रिलेटिव पार्टनर तीनों वर्डिंग चल रही है। गिविंग गारंटी और सिक्योरिटी किसी थर्ड पार्टी के लोन के लिए, थर्ड पार्टी चाहे आपसे अननोन हो चाहे नॉन हो, से फर्क नहीं पड़ता है। इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब अगर 1 लाख तक की आप किसी के लोन और की गारंटी देते हो और आप सीईओ, तो आपको वो कंपनी कहते हैं इसमें अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, कंपनी एचएसए जो भी है, उसके ऊपर बैंड है। कोई पर्सन या फर्म जिसका कंपनी उसकी एचएसए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी एसोसिएट कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, कमर्शियल नेचर के ट्रांजैक्शन है, तो फिर तो आप उन्हीं के गुण गाओगे, नहीं कर सकते। लेकिन अलाउड कहते हैं इसमें बिजनेस रिलेशनशिप कौन से है, जैसे आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो बीओडी के रिक्वेस्ट पे, जिसे कंपनीज एक्ट या सी एक्ट ने अलाउड किया, कंपनी ऑडिटर से आप जीएसटी ऑडिट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शंस मेड एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मार्केट प्राइस, मतलब मैं मान लो कहते हैं इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से कहते हैं इसमें क्या करता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, और सपोज करो मैं सीईओ हूँ नहीं, पर मान लो हूँ, तो क्या मुझे इंडिगो एयरलाइंस अपना कहते हैं इसमें ऑडिटर नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है भाई, ऑडिटर भी तो इंसान है, किसी न किसी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज तो यूज करेगा। जो पब्लिक पे करती वही प्राइस हमने पे की है, तो कोई हमें सस्ता तो मिला नहीं, तो उन्होंने हमारा फेवर नहीं लिया, तो हम उनका फेवर क्यों लेंगे। कोई पर्सन जिसका रिलेटिव कंपनी में क्या है, डायरेक्टर और केएमपी, देखो रिलेटिव के बिहाफ पे डिबार करने के लिए रिलेटिव का डायरेक्टर या केएमपी की पोस्ट पे होना जरूरी है, इससे छोटी पोस्ट पे होगा तो आप अपॉइंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी है तो आप पूरा टाइम तो वहां दोगे, तो ऑडिट कब करोगे। या ऑडिट बियॉन्ड सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट क्या है, एक सीए पार्टनर एक टाइम पर मैक्सिमम 20 कंपनी की ऑडिट ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और ऑडिट फॉर्म है तो नंबर ऑफ सीए पार्टनर्स मल्टीप्लाई बाय करते हैं इसमें 20 कर दो, उतनी ऑडिट आ जाएगी। पर इस 20 की लिमिट में हम किसको काउंट नहीं करते हैं, ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी की ऑडिट को काउंट नहीं करते, जिनकी पेड अप कैपिटल कहते हैं इसमें प्राइवेट कंपनी, केवल प्राइवेट कंपनी की पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़, इससे ऊपर वाली प्राइवेट कंपनी तो इस 20 की लिमिट में काउंट हो जाती है। इन कंपनियों को 20 वाली में काउंट नहीं करना। या फिर जिसको कन्विक्ट किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, सॉरी कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए और कन्विक्शन खत्म हुए अभी 10 इयर्स का टाइम कहते हैं इसमें नहीं है। फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, समझो पॉइंट क्या है, जिस पर्सन को आपने किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया है, जिस दिन कन्विक्ट किया उससे 10 इयर्स का टाइम खत्म नहीं हुआ है, तब तक उसे ऑडिट नहीं करवा सकते। या फिर वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज देता है, अभी अपन देखेंगे कौन सी, तो इतने सारे बंदों को अपॉइंट नहीं कर सकते, और अपॉइंट कर दिया फिर डिस्क्वालीफाइड हो गया तो अपॉइंट कंटिन्यू नहीं कर सकते। रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर फिक्स बाय होम, फर्स्ट ऑडिटर बीओडी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर बाय कंपनी या मेंबर्स इन एजीएम, इस पे क्वेश्चन बनता है। या एजीएम में कोई मैनर बता दिया, जैसा आपने कह दिया ऑडिटर को रेम्युनरेशन देंगे पर 2 महीने बाद मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर में क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड कहते हैं इसमें, देखो जितने परक्विजिट्स है सब इंक्लूड होंगे। ऑडिटर आने जाने में खर्चा लगता है, ऑडिट करने के लिए बुक्स और खरीदता है समथिंग,
सब काउंट है रेम्यूनरेशन में। पर एक्सक्लूड अगर मान लो उसने बीओडी की रिक्वेस्ट पे कंपनी को कोई अदर सर्विस दी है, जैसे आपने कंपनी ऑडिटर से जीएसटी ऑडिट करवा ली, तो वो कोई ऑफर थोड़ी लेके बैठा है कंपनी ऑडिट दो जीएसटी ऑडिट फ्री करूंगा, तो जीएसटी ऑडिट का पैसा तो अलग मिलेगा। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर 143। देखो 143 में मैंने केवल काम के टॉपिक करवाए, मेन पोर्शन कौन सा नहीं कराया, ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स। उसकी वजह देखो क्या है, उस पर क्वेश्चन तो बनता नहीं, फिर भी आपके मान लो बन जाए तो तुक्के क्या मानना है। ऑडिटर का काम क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट्स है उसके ऑडिट करना और इसके बारे में कंपनी के मेंबर्स को बताना कि आखिर वो सही है या गलत है, तो इससे रिलेटेड ही तो डिटेल देगा। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि सर मुझे जितने एक्सप्लेनेशन और चाहिए थे सब मिले या नहीं, कंपनी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रही है या नहीं, ब्रांच ऑडिट अगर कंपनी के ऑडिटर से डिफरेंट पर्सन ने किए तो उसको भी कंसोलिडेट कर दो, बैलेंस शीट और बाकी अकाउंट्स आपस में कहते हैं इसमें एग्री कर रहे हैं या नहीं, मतलब मैच कर रहे हैं या नहीं, फिर ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन समथिंग, ये कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं, ये सब कुछ तो डिटेल देखनी है। मैटर्स ऑफ इंक्वायरी बाय ऑडिटर, ऑडिटर कौन से मैटर की इंक्वायरी करेगा। नंबर 1, कंपनी ने लोन्स और एडवांस दिए किसी को, तो ये लोन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं चेक करो, नहीं हुआ तो नुकसान किसको होगा, कंपनी मेंबर्स को। कंपनी ने केवल बुक एंट्रीज की है विदाउट वाउचर्स, तो ऑडिटर एमओआई मैटर ऑफ इंक्वायरी क्या करेगा कि ये कहीं कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्री जुडिशियल तो नहीं है, नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, कहीं लोन्स एंड एडवांस को आपने डिपॉजिट के नाम पर तो शो नहीं कर दिया, डिपॉजिट अलग कॉन्सेप्ट होता है। पर्सनल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर की बेटी की शादी थी, ठीक है, उसमें जो खर्चा लगा डायरेक्टर ने कंपनी के पर्सनल वो रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज कर दिया। अबे बेटी डायरेक्टर की कंपनी की थोड़ी ना, तो कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट कैसे चार्ज हो गया। कंपनी बैंकिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और उसने शेयर डिबेंचर्स और खरीद रखे थे दूसरी कंपनी के, परचेज प्राइस से कम पर बेच दिए, इसकी इंक्वायरी होगी। कंपनी ने सिक्योरिटीज कहा है कि सर कैश के बदले में दिए, तो ऑडिटर इंक्वायरी करेगा कि वास्तव में उतनी कैश मिली है या नहीं। ऑडिटर देखो वॉच डॉग है, ब्लड ढूंढ नहीं, मतलब उसका काम इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं। व्यूज एंड कमेंट्स बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट, मतलब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या व्यूज एंड कमेंट्स देगा। अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो कंपनी जीत भी सकती है हार भी सकती है, इससे कंपनी की कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर ऑडिटर अपने व्यूज एंड कमेंट्स देगा। कंपनी कहते हैं इसमें आईपीएफ में टाइमली पैसा ट्रांसफर कर रही है नहीं, वो यूडी अकाउंट और ऐसे अपने देखे थे पैसे 7 साल के बाद, तो उसके ऊपर कंपनी को मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस नजर आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और भी है, हुआ नहीं नजर आ रहा है, इसकी प्रॉपर प्रोविजनिंग बना दी या नहीं बना दी, इसके ऊपर ऑडिटर अपने व्यूज एंड कमेंट्स देगा। कंपनी ने डिविडेंड सेक्शन 123 को कंप्लाई करके दिया है नहीं, इसके ऊपर ऑडिटर के व्यूज एंड कमेंट्स आ जाएंगे। ये 5 वाला पॉइंट बहुत बड़ा है, समझना। एक कंपनी है फंडिंग पार्टी, मिडिल में कंपनी है इंटरमीडियरी, वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, और लास्ट में एक अदर कंपनी है अल्टीमेट बेनिफिशियरी। एक कंपनी कोई लोन इन्वेस्टमेंट इस इंटरमीडियरी को देती है जिससे ये किसको ट्रांसफर कर सके, किसी अदर कंपनी को, ठीक। पैसा इसका है, वहां तक पहुंचा है पर सीधा इसके नाम से नहीं, इंटरमीडियरी के रूट से। अब जब इस कंपनी पे आरोप लगाया जाएगा तो ये क्या कहेगी, नहीं नहीं सर हमने तो ऐसा कोई फंड डाइवर्ट नहीं किया। जब इस पे आरोप लगेगा सर आपको तो उससे पैसा मिला था, ये तो केवल डमी है, नहीं नहीं सर हमें ऐसा कोई डाइवर्टेड फंड नहीं मिला। तो इनके बीओडी जो मैटर ऑलरेडी बुक्स में डिस्क्लोज है उसके अलावा कह रहे हैं कि सर हमने डाइवर्जन ऑफ फंड नहीं किया, और वो कह रहा है हमने ऐसे डाइवर्टेड फंड रिसीव नहीं किया, किसके रूट से, इसके। अब ऑडिटर इसके ऊपर व्यूज एंड कमेंट देगा कि नालायक सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। कभी हिंडनबर्ग जो आरोप लगा रहा था ना, अडानी शेल कंपनीज और उसकी ग्रुप की कंपनी, वो यही सिचुएशन के ऊपर था। F5 ये तो वैसे भी आपको बता चुका हूं, 1 अप्रैल 23 और देर आफ्टर। अब आप कहते हैं इसमें ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज में लो। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन करवाएगा,
कैग एक ऑडिटर को अपॉइंट कर देगा, उसे डायरेक्शन देगा, फिर वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कैग को दे देगा और बताएगा सर आपके डायरेक्शन कितने फॉलो हो गए। फिर अगर उसको लगता है कि फिर से ऑडिटर की जरूरत है कैग को, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा लेगा। कितने डेज में? जिस दिन ऑडिटर की रिपोर्ट मिली उसके 60 डेज में। फ्रॉड्स टू बी रिपोर्टेड बाय ऑडिटर, ये फिर भी थोड़ा ठीक है पॉइंट, इसको समझो। देखो फ्रॉड दो अमाउंट का है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, इसकी रिपोर्ट किसको देनी है? सीजी को। पर अगर 1 करोड़ या उससे कम होता तो सीजी के पास मैटर नहीं जाएगा, आप बीओडी एंड ऑडिट कमेटी को बता दो। एक नोट समझो, अगर कोई मैटर एक कंपनी में फ्रॉड हुआ तो कंपनी के मैनेजमेंट को भी तो पता चल सकता है। उस मैनेजमेंट उस फ्रॉड को ऑलरेडी किसको बता दिया? सीजी या उसके डिपार्टमेंट को। तो ऑडिटर को वो फ्रॉड फिर कहते हैं इसमें किसको बताने की जरूरत कहते हैं इसमें नहीं है? सीजी और को, नो नीड टू रिपोर्ट। अगर वो फ्रॉड कंपनी के साइड से ऑलरेडी सीजी या उसकी जो भी एजेंसीज है उनको रिपोर्ट हो चुका है, तो अब ऑडिटर को फ्रॉड सीजी को बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का। प्रोसीजर क्या है? ऑडिटर को फ्रॉड की नॉलेज हुई, इसकी विद इन 2 डेज में ऑडिट कमेटी या बीओडी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगा और उनसे कहेगा सर 45 डेज का टाइम है, रिप्लाई दे दो। दो सिचुएशन, ये नालायक 45 डेज के अंदर रिप्लाई दे दे तो ऑडिटर कहते हैं इसमें क्या करेगा? नेक्स्ट 15 डेज में सीजी को अपनी रिपोर्ट दे देगा। ये नालायक कहते हैं 45 डेज में रिप्लाई ना दे तो ऑडिटर 45 डेज के बाद एज सुन एज पॉसिबल सीजी को रिपोर्ट देगा और कहेगा सर मैं तो पहले भी आ जाता, आपने इनको 45 डेज का टाइम देने को कह रखा है, पहले इन्होंने कहा हाँ दे रहे रिप्लाई पर उन्होंने दिए ही नहीं। कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट में क्या बताएगा? फ्रॉड कहाँ हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, किसने किया। मैनर फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू सीजी, देखो ये सीजी में रिपोर्ट किसको एड्रेस करोगे? टू सेक्रेटरी एमसीए को, फॉर्म 84 में इससे भेज दो और साथ में एक ईमेल से भी कहते हैं फॉरवर्ड करो ताकि कोई तो पहुंचे। किस पे देंगे? ऑडिटर के लेटर हेड पे, मतलब जैसे ऑडिटर के पास एक बुक होती है जिसमें उसका शुरुआत में नाम होता है, वो वाला लेटर हेड सील्ड एनवलप में देंगे। ब्रांच ऑडिट, ब्रांच इंडिया में ही है तो कंपनी के ऑडिटर से करवा लो या किसी दूसरे पर्सन से जो एलिजिबल ऑडिटर बनने के लिए। ब्रांच इंडिया से बाहर है तो आप कंपनी के कहते हैं इसमें ऑडिटर को भी बाहर घुमा के ले आओ फॉरेन, या वहां के किसी कॉम्पिटेंट कहते हैं इसमें अकाउंटेंट या ऑडिटर से करवा लो। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर कौन सी सर्विसेज देगा? जो बीओडी ने कहा और जो एक्ट में अलाउड है। कौन सी नहीं दे सकता? प्रोहिबिटेड सर्विसेज पे क्वेश्चन बनता है। अगर कोई बंदा कहते हैं इसमें कंपनी की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है तो आप उसको ऑडिटर नहीं बना सकते क्योंकि वो बायस हो जाएगा, खुद के काम में खोट थोड़ी निकालेगा। मैं ही बुक कीपिंग कर रहा हूं और मैं उनकी ऑडिट कर रहा हूं तो मेरी गलतियां मैं थोड़ी नहीं कहते बताऊंगा। इंटरनल ऑडिटर से अपन पूछकर स्कोप ऑफ ऑडिट डिटरमाइन करते हैं तो इंटरनल ऑडिटर को भी नहीं कर सकते। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस बंदे ने किया है अभी तक तो ये आईसीए का फेवरेट है। अब इस सिस्टम में कमी है तो बनाने वाले कोई ऑडिटर बना दे तो कमियां क्यों बताएगा। फिर एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, आउटसोर्स कहीं और से मंगा के मैनेजमेंट सर्विसेज, इनको नहीं कर सकते। अब ये सर्विसेज अगर आप इंडिविजुअल ऑडिटर हो तो ना तो आप खुद दे सकते हैं ना अपने रिलेटिव, एसोसिएटेड या कनेक्टेड पर्सन या किसी एंटिटी के रूप से जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल आपके पास है या जिसका ब्रांड नेम ट्रेडमार्क और आप यूज कर रहे हो, इनके रूप से भी नहीं दे सकते। ऑडिट फर्म होती तो ऑडिट फर्म खुद नहीं दे सकती, उसकी पीएसए पेरेंट फर्म के लिए आ रहा है, होल्डिंग फर्म मान लो, सब्सिडियरी एसोसिएट फर्म, या उसके पार्टनर भी नहीं दे सकते या किसी एंटिटी के रूप से जिनका कंट्रोल इनके पास है। मतलब आप तो मेन ये ध्यान रखो कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दी जा सकती जब आप ऑडिटर हो। ऑडिटर नहीं हो फिर भले दे दो। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, देखो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो खुद करेगा, ऑडिट फर्म है तो एनईसीए पार्टनर। ऑडिटर रिपोर्ट में अगर ऑब्जर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क्स और है तो इसको एजीए में रीड आउट करो। होल रिपोर्ट को कहते हैं इसमें एजीए में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेनली किसको रीड आउट करना है? जो ऑब्जर्वेशन और मतलब ऑडिटर आरोप जो लगा रहा है कंपनी पे वो। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पे कब साइन करेगा? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, पहले बीओडी के साइड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होके साइन होंगे, देन ऑडिटर उसके ऊपर साइन करेगा।
146 ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग एक्सेट्रा। कंपनी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन किसको भेजती है? ऑडिटर को। अब ये ऑडिटर का राइट कम ड्यूटी है, राइट कम ड्यूटी, जाएगा एज अ राइट और जाना पड़ेगा ड्यूटी भी है। क्यों? जनरल मीटिंग को खुद अटेंड कर सकता है या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के रूप से जो एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए। मतलब सीए अपने आर्टिकल को नहीं भेज सकता, एक सीए जो क्वालिफाइड होना चाहिए 139 में ऑडिटर बनने के लिए, उसी को। अब ऑडिटर को भी कहते हैं इसमें मीटिंग में सुना जाना चाहिए। भाई मीटिंग में मान लो ऑडिट रिपोर्ट पे डिस्कशन हुआ तो उसमें बोलेगा कौन? ऑडिटर, तो बाकी जन उसको सुनेंगे। 147 में मेन केवल पेनल्टी काम की है, वो भी 147(5) वाली। इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बाय ऑडिट फर्म, हु इज लायबल? ऑडिट फर्म भी फंसेगी और गिल्टी पार्टनर। सिविल लायबिलिटी में तो दोनों जाएंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी तो 447 की बनती है, ऑडिट फर्म को तो जेल भेज नहीं सकते, तो उसका गिल्टी सीए पार्टनर है वही जाएगा। देखो 147(5) की आप वर्डिंग उठाना चाहते हो ना, ये वर्डिंग है अपने पास। ये जो है ना, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल व्हेन ही एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, अबेटेड और कोलिडेड इन फ्रॉड, तो ये वाली पूरी वर्डिंग उठा लो, ये सेम 147(5) की वर्डिंग है। तो अगर कोई कहते हैं इसमें ऑडिट फर्म की सिचुएशन है, वहां पर ऑडिटर कहते हैं इसमें क्या कर रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट कहते हैं इसमें एक्टिविटी कर रहा है या फ्रॉड को अबेट या मतलब उकसा रहा है, तो फिर ऑडिट फर्म में कहते हैं इसमें जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, मतलब फाइन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन तो चलो दोनों पे लगा लो, पर जेल तो आप केवल किसको भेजोगे? जो गिल्टी ऑडिटर या गिल्टी पार्टनर है। 148 लास्ट सेक्शन आ गया है। देखो 148 पहले छोटा सा था, पर न्यू स्कीम में 148 काफी खाते पीते घर का बन गया। पावर ऑफ सीजी टू प्रेस्क्राइब कंपनी लायबल टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड एंड टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। दिमाग में एक चीज क्लियर कर लो, जब तक मेरी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की लायबिलिटी नहीं आएगी तब तक मेरी उसकी कॉस्ट ऑडिट कैसे होगी? भाई पहले कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा तभी तो उसकी ऑडिट होगी, सही? तो हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिट वाली टेबल में कॉस्ट रिकॉर्ड का डेटा तो फुलफिल होना तय है। खैर सीजी कंपनी को डायरेक्शन दे रही है, चाहे कंपनी डोमेस्टिक है चाहे फॉरेन कंपनी है, 2+42 वाली बनी आउटसाइड द इंडिया बिजनेस कहां पर है? इंडिया में। डायरेक्शन किसके लिए दे रही है? सर आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो। किस चीज का? प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रोडक्ट में किसका होता है? मटेरियल। सर्विसेज में लेबर का। ऑन बिहाफ ऑफ देयर टर्नओवर, कितना? 35 करोड़ और मोर। अभी 35 करोड़ कहते हैं इसमें कैसे हो सकता है हम देखेंगे। टेबल ए में रेगुलेटेड सेक्टर है, टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है और टेबल सी अदर प्रोडक्ट। इन तीनों का जोड़कर भी 35 करोड़ हो गया, तो आपको कॉस्ट कहते हैं इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। केवल ए या बी का, मतलब अब तीनों नहीं, दो का मान लो, ए या बी का प्लस अदर प्रोडक्ट, तो भी काम हो जाएगा। केवल एक का भी हो जाए ए या बी में से, अदर को साइड में पटको, तो भी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। पर केवल अदर प्रोडक्ट का कहते हैं इसमें 35 करोड़ हो गया और ए और बी कुछ है ही नहीं, तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या निकला? जो टेबल ए टेबल बी का कनेक्शन गिवन है, रेगुलेटेड सेक्टर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, उन दोनों में से किसी न किसी का कुछ तो आना चाहिए। और फिर कहते हैं अदर प्रोडक्ट का मिला लो, ओवरऑल 35 करोड़ हो गया, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा? मेंटेन। ये रूल 3 जो है, मतलब ये वाली कैलकुलेशन, ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है। ये रूल 3 ऐसे समझ लो, जो एमएसएमई सेक्टर है उसके ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो एक आपको कनेक्शन समझाता हूं।
ये एक टेबल दे रखी है, टेबल ए टेबल बी, इन दोनों में से एक तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अदर प्रोडक्ट हो नहीं हो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है, मे नॉट, पर टेबल ए और बी में से एक तो होना चाहिए। फिर जो टोटल है वो कम से कम 35 करोड़ और मोर होनी चाहिए। ये 30 करोड़ है, इसको तो सीधा ही उड़ा दो, नहीं करवानी। लेकिन कहते हैं इसमें जो ये कनेक्शन है देखो 10-10, खुद में तो 35 करोड़ नहीं है, पर अदर को मिलाकर हो गया, करवाओ। इनमें 0-0 है, पर अदर को मिला के 40 हो गया, मत करवाओ। केवल अदर के बेसिस पे नहीं, टेबल ए या बी दोनों का भी कहते हैं इसमें रोल होना चाहिए। टेबल ए में रेगुलेटेड सेक्टर है, टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। टेबल ए 6 रेगुलेटेड सेक्टर, टेबल बी 33 नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अब हमें इस पे दिमाग नहीं लगाना रेगुलेटेड कौन से वाले, नॉन रेगुलेटेड कौन से वाले, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए 35 करोड़ और मोर का ईयरली टर्नओवर चाहिए। टेबल ए और बी दोनों में से एक को तो कम से कम कहते हैं इसमें होना ही चाहिए उस टर्नओवर का पार्ट, वरना फिर कहते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कराने की जरूरत नहीं है। अब देखो फॉर्म एंड मैनर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट तो बाद में आएगा। फॉर्म सीआरए 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्जिन कितना बचता है, ये बता दो। सीजी डायरेक्शन दे सकती है कॉस्ट कहते हैं रिकॉर्ड की, कॉस्ट ऑडिट करवाने की, मतलब पहले कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है देन कॉस्ट ऑडिट। तो जो कॉस्ट ऑडिट होगी अंडर सेक्शन 148 वो कंपनी ऑडिट से कहते हैं इसमें डिफरेंट है। हु इज एलिजिबल टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट, ओनली सीएमए, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान रखो मॉड्यूल में जो एग्जांपल और का सेंस है वो इन प्रैक्टिस ही ले रहा है, और कंपनी का ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर दो डिफरेंट पर्सन होंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड में 35 करोड़ और मोर, ए और बी का 1 करोड़ होना चाहिए, दिमाग में फीड कर लो। कंपनी लायबल टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट, ये भी बहुत अच्छा डेटा है, केयरफुली समझना। फिर देखो टेबल ए टेबल बी, एक इनका ओवरऑल टर्नओवर प्रोडक्ट सर्विस है और एक इनका इंडिविजुअल टर्नओवर है, दोनों फुलफिल होने चाहिए। फिर फॉर्मूला वही आएगा, टेबल ए प्लस अदर प्रोडक्ट चलेगा, टेबल बी प्लस अदर प्रोडक्ट वो भी चलेगा, ठीक है। टेबल ए प्लस बी प्लस अदर प्रोडक्ट ये भी चलेगा, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन लिमिट जो है वो इंडिविजुअल भी ध्यान रखनी है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट टेबल ए के लिए 25 करोड़ और मोर होना चाहिए, और उसका एग्रीगेट जो है सबका मिलाकर वो 50 करोड़ हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल अगर 25 करोड़ नहीं हुआ और चाहे एग्रीगेट 50 करोड़ हो जाए, कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली टेबल बी के भी यहाँ पे इंडिविजुअल 35 करोड़ होना ही चाहिए और ओवरऑल 100 करोड़ होना चाहिए, वरना कॉस्ट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अदर प्रोडक्ट ऐड करो कोई दिक्कत नहीं, पर इंडिविजुअल का क्राइटेरिया फुलफिल होना जरूरी है। फिर एग्रीगेट पे जाओ, देखो इसकी भी टेबल दे रखी है, इसको समझो केयरफुली। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है तभी तो कॉस्ट ऑडिट होगी, तो ये तो तय बात है, कॉस्ट रिकॉर्ड पहले क्राइटेरिया जाएगा। फिर अपन कहते हैं इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए क्या फॉर्मूला लेकर चल रहे थे, याद करो कॉस्ट रिकॉर्ड का फॉर्मूला पर्टिकुलर। तो हमने क्या देखा था, कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए टेबल ए प्लस बी हो या टेबल ए और बी हो या टेबल ए प्लस बी प्लस अदर प्रोडक्ट हो, ओनली अदर प्रोडक्ट नहीं, वो कितना होना चाहिए, ₹35 करोड़ और मोर।
ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट के लिए टेबल ए के बिया पर अगर अपन चलेंगे तो कम से कम आपको कहते हैं इसमें कितना चेक करना है, वो 25 करोड़ और मोर वाला कहते हैं इसमें कनेक्शन बन जाना चाहिए। मतलब टेबल ए प्लस बी से ₹25 करोड़, ये तो इंडिविजुअल है। साथ में कहते हैं इसमें ओवरऑल ये कितना 50 करोड़। और अगर आप टेबल कहते हैं इसमें ए की बात करें अपन, ये टेबल ए और टेबल बी पे जा रहे होते तो फिर इंडिविजुअल कितना चाहिए 35 करोड़। वो दोनों के जोड़ के बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ओवरऑल कितना चाहिए 100 करोड़। देखो समझो, सबसे पहला जहां टोटल सब मिलाकर इंडिविजुअल इस कैटेगरी में कितना होना चाहिए, इस वाली कैटेगरी में टेबल ए के लिए 25 करोड़ और इंडिविजुअल कहते हैं इस कैटेगरी में कितना होना चाहिए, टेबल ए के बिया पर, या ये दिखेगा नहीं, आपकी कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये तो मेरे पास ऑप्शन है, ये ले लेते हैं। इससे समझ लो बस टेबल टेबल का कनेक्शन। ये जो टोटल आ रही है टेबल ए और बी, टेबल ए के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए 25 करोड़। ये जो टोटल आ रही है ये टेबल ए के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए 50 करोड़। ये भी पूरी और ये भी पूरी हो तो टेबल ए की कॉस्ट ऑडिट करवानी है। और टेबल बी पे जाए तो ये वाली टोटल मिनिमम कितनी होनी चाहिए 35 करोड़ और ये वाली कितनी होनी चाहिए 100 करोड़। ये भी हो रही है और ये भी हो रही है, तो आपको क्या करवानी है कॉस्ट ऑडिट। तो देखो आप इस डेटा में सिंपली कहते हैं इसमें चलो 25 करोड़ यहां नहीं हो रहा, मत कराओ, ठीक है। ये हो रहा था पर ये 50 करोड़ नहीं हुआ, 50 करोड़ नहीं हुआ ना, तो मत कराओ, नो नो नो। ये भी 25 करोड़ हो रहा है और ये भी 50 आ गया, टेबल ए की कराओ, ठीक है। इसमें आपको करवाने की जरूरत नहीं है। फिर ये कितना हो गया 30 करोड़, तो 25 का क्राइटेरिया पूरा, ओवरऑल 110, तो टेबल ए की करा लो। फिर ये 40 हो गया, मतलब 25 करोड़ का फॉर्मूला पूरा और 110, फिर टेबल ए की करा लो। ये नहीं हुआ, टेबल ए की नहीं करवानी। ये हो गया पर ओवरऑल नहीं हुआ, टेबल ए की नहीं करवानी। फिर ये 40 हो गया और ये ओवरऑल कहते हैं इसमें 50 नहीं हुआ, नहीं करवानी। ये तो हमने टेबल ए की कैलकुलेशन ली। अब अगर टेबल बी पे जाना होता है तो इसमें 35 करोड़ चेक करो, 35 करोड़ इसमें हो रहा है पर ये 100 करोड़ नहीं हुआ, नहीं करवानी। फिर 35 करोड़ इसमें हो रहा है और ओवरऑल 100 करोड़ हो गया, करवानी। देखो दोनों की ऐसे फॉर्मूला काम करेगा। कंपनी नॉट लायबल टू कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट किसको नहीं करवाती, जिसका रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज से, मतलब एक्सपोर्ट और के बिया पे फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है कंपनी के टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा, मत कराओ। सेज में काम कर रही है, मत कराओ। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जिसने कैपिटल कंजम्पशन गवर्नमेंट के लिए और खुद के दोनों के लिए बना रखा है, मत कराओ। ऑडिट कमेटी बीओडी को नेम रिकमेंड करेगी, किसका, जिसको आप कहते हैं इसमें कॉस्ट ऑडिटर बना सकते हो, जो सीएम इन प्रैक्टिस होगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बीओडी खुद कर देगा। कॉस्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट करना है, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज में। जब आप कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे तो इसकी इंटीमेशन किसमें दो, सीआरए 2 में सीजी को। कब तक दो, अगर बोर्ड मीटिंग में आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो उसे विद इन 30 डेज में, या फिर कहते हैं 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो तो करना ही है, विच एवर इज अर्ली, मतलब इससे लेट तो हो ही नहीं सकता। और बोर्ड मीटिंग में आपने अगर मान लो जैसे अप्रैल चालू हुआ
और अप्रैल के अंदर अंदर आपने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो इस पे मत जाओ, सीधा 30 डेज पे ले लो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बता दो, जिसको अपॉइंट करना है उसकी रिटर्न कंसेंट लो, वो सर्टिफिकेट देगा मैं एलिजिबल हूं, डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, समथिंग ये। फिर रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, बीओडी करेगा क्या, पास करके बीआर। किसको बताना है, सीजी को। ठीक है कि सर इसलिए हटा रहे हैं, सीजी की अप्रूवल नहीं लेनी, बस बताना है। अगर कॉस्ट ऑडिटर की वैकेंसी खाली हो गई तो 30 डेज में फिल कर दो। टेन्योर ऑफ कॉस्ट ऑडिटर 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू कंपनी किसमें करेंगे, सीआरए 3 में, और कंपनी फिर आगे किसको फॉरवर्ड कर देगी, सीआरए 4। तो सीआरए 1 में हमने क्या किया, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाया, सीआरए 2 में कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करके सीजी को बता दिया, उसकी कैजुअल वैकेंसी और फिल कर दी। सीआरए 3 में हमने कहते हैं इसमें क्या किया, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को दे दी, और कंपनी ने उस रिपोर्ट को सीआरए 4 में किसको फॉरवर्ड कर दिया, गवर्नमेंट को। ये प्रोविजन भी कहते हैं इसमें कॉस्ट ऑडिटर पर लगते हैं। ये 3 तरह की ऑडिट होती है, ये कोई क्वेश्चन का मैटर नहीं है, तो नॉलेज का। तो यहाँ आपका चैप्टर 10 खत्म। बाय बाय।